भारत में प्रदेश है जहां मोदी का विरोध होता है। काले प्ले कार्ड लेके भी और काली ड्रेस पहन के भी, वो है तमिलनाडु। इस समय ट्विटर पे जो 4-5 बड़े ट्रेंड चल रहे हैं, उसमें फिर से एक ट्रेंड है जो पिछले हफ्ते भी था, गो बैक मोदी। आज मोदी का रोड शो है कोयंबटूर के अंदर, 3.5 किलोमीटर का। यहाँ प्रशासन ने मना कर दिया था कि मोदी रोड शो नहीं करेंगे क्योंकि 1998 के बाद कम्युनली सेंसिटिव होने के कारण यहाँ कभी किसी को रोड शो की अनुमति नहीं दी गई पिछले 25 सालों में। मोदी हाई कोर्ट पहुंच गए और हाई कोर्ट में उनके अपने वकील हैं, आपको पता है, अपने उनके जजेस हैं सारे के सारे। ऑर्डर आ गया कि रोड शो होगा। लेकिन शायद पहली बार मोदी को ये महसूस हो रहा है अभी वहां जाकर, जब से रोड शो में होगा, कि जहां पे शायद उनको सैकड़ों ऐसे प्ले कार्ड मिलेंगे और काली ड्रेस में लोग मिलेंगे गो बैक मोदी के। ये नज़ारा उनको वहीं देखने को मिलेगा। पर वहां पर उनकी रक्षा करने के लिए कोई दूसरी पुलिस नहीं होगी, तमिलनाडु पुलिस होगी। लेकिन तमिलनाडु पुलिस उनको रोकेगी नहीं, मैं आपको पहले बता दूं। जितने प्ले कार्ड लेके खड़े होंगे ना काली ड्रेस में या जो भी करेंगे, उन्हें रोकेंगे नहीं। तो ट्रेंडिंग क्या हो रहा है? गो बैक मोदी। ये देखिए, जो अभी राजेश भाई कह रहे थे ना टिट फॉर टैट, लोहा गरम है हथौड़ा मारो। यानी कि जो जिस टोन में सामने से क्वेश्चन आता है, उसी टोन में आपको आंसर देना है। तमिलनाडु दे रहा है आंसर सर। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो मैं आपकी इस पूरे परिदृश्य पे टिप्पणी चाहूँगा और बाकी भी जो चीज़ें चल रही हैं। हेमंत कुमार जी। हाँ, दिनेश जी, ये मौका है अंतिम, अब की बार अंतिम प्रहार। तो अंतिम प्रहार करने के लिए आपको निकलना पड़ेगा और इस बार कोई उपाय नहीं है। आप बगल से, अगल से, आमने से, सामने से नहीं, बल्कि सीधी भिड़ंत करनी होगी। ये जो मोदी जी को जो आप जो कह रहे हैं कि तमिलनाडु में कोयम्बटूर में रोड शो कर रहे हैं, वहां उनको प्ले कार्ड दिखाए जा रहे हैं, तो अब सीधी लड़ाई का ये समय आ गया हुआ है, क्योंकि ये तो अब तय है। अभी जो अखबारों में मैं देख रहा था, अहमदाबाद में जो गुजरात यूनिवर्सिटी में जो घटना हुई है, वहाँ जो विदेशी छात्र हैं उनको दौरा दौरा करके पीटा गया है नमाज अदा करने के जुर्म में। आप समझिए कि ये कोई अलहदा मामला नहीं है, चाहे वो दिल्ली में वो पुलिस वाला नमाजियों की पीठ पर ये जूते बूट से पीट रहा हो, या गुजरात में। ये पूरे देश को ऐसे कगार पर ले जाकर के इन्होंने रख दिया है। ये पूरी इनकी वैचारिकी का असर है कि इस तरह का मनोबल, ये हिम्मत कहाँ से आती है, इस तरह का रुतबा कहाँ से लोग लाते हैं कि एक धर्म विशेष के लोगों को जूते से पीटना, उनको नमाज पढ़ते हुए पीटना। तो ये सब जो हो रहा है, तो अब आखिरी मौका है, अंतिम प्रहार करने का ये वक्त है। और मुझे लगता है कि जो कल मुंबई में जो इंडिया घटक दलों की जो रैली हुई, कांग्रेस की जो रैली थी, और उसमें इंडिया घटक दल के जो जितने पार्टनर हैं, सब लोग के जो नेता वहां पहुंचे, तो वो माहौल ये दिखा रहा था कि लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। और वहां सबने जो कुछ कहा, वो उनकी ताकत का भी इजहार था, उनके जज्बे का भी इजहार था। ये मुझे एनडीए से इंडिया अलायंस को इस रूप में अलग दिखता है कि एनडीए में जो आज स्थिति है, वो स्थिति सिर्फ मोदी, जैसे आप कहा जा रहा है ना, कि आप समझिए कि मोदी जी ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक हताशा भी है, ये मजबूती का ही, ये उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ये बहुत मजबूती का ये नमूना पेश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एनडीए की हताशा है, जो कहा जा रहा है कि सभी जगहों पर आप मोदी जी का चेहरा देखिए, वही चुनाव लड़ रहे हैं, वही उम्मीदवार हैं, दूसरे किसी को मत देखिए। लेकिन इंडिया अलायंस की ताकत यह है कि सब लोग उसमें अपने अपने इलाके में ताकतवर हैं, अपने अपने इलाके में उनका सोशल कमिटमेंट है, पॉलिटिकल कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट के साथ वो अलायंस में है। ये अंतर है। और एनडीए के साथ दिक्कत क्या है कि अगर सिर्फ बिहार का उदाहरण अगर मैं दूं, तो उनके यहाँ जितने लोग हैं, वो सिर्फ मोदी जी से रिचार्ज होते हैं। वो खुद की ताकत उनमें नहीं है, खुद की एनर्जी, खुद की ताकत, खुद की वैचारिकी नहीं है। बस मोदी जी की जय जय करनी है और उनसे अपने आप को रिचार्ज करना है। तो ये अंतर जो है, ये बड़ा अंतर है। और ये राजनीति में इस तरह का जब व्यक्ति केंद्रित जब पूरा समूह हो जाता है, तो वो उसकी ताकत कमजोर हो, भले ही दिखने में लगे कि बहुत ताकतवर है, लेकिन उसका असर जो है वो बहुत लिजलिजा टाइप का हो जाता है। अभी आप देख लीजिए यहाँ हालत, पशुपति कुमार पारस हैं, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है, नीतीश कुमार हैं, अभी तक सीट फाइनल नहीं हुई है। आज शाम में दिल्ली में सभी लोग जुट रहे हैं जो एनडीए के पार्टनर है बिहार से, और वो अपनी सीटों पर चर्चा करेंगे। और
पशुपति कुमार पारस की जो हालत करके रख दी है भारतीय जनता पार्टी ने, तो अपने सहयोगियों के प्रति कितना असहिष्णु है, कैसे सहयोगियों को निपटा दिया जाता है, तो ये तमाम चीजें सामने हैं। अगर दोनों गठबंधनों को सामने रख करके देखा जाए तो दूसरी ओर आज की तारीख में ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सामने निकाल करके रख दिया है, यह इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। और इसको कवर अप करने के लिए कैसे पूरा मीडिया संस्थान, मिनिस्ट्री मीडिया, चाहे वो अखबार हो या टीवी चैनल हो, वो अब सिर्फ उसको पूरा नैरेटिव बदलने की कोशिश की जा रही है कि इनको भी दिया, उनको भी दिया। ये सब बहुत बड़ी पार्टी है, इनके इतने एमएलए हैं, इनके इतने सांसद हैं, इसलिए इनको ज्यादा दिया, उधर कम है तो कम दिया। और कुल मिलाकर के ये हुआ कि विपक्ष को ज्यादा मिला है, इनको तो कम ही मिला है, इनको 6 से 8 हजार करोड़ मिला है। तो ये जो पूरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये बेईमान मीडिया जो है, ये मोदी का अंधभक्त मीडिया जो है, ये चाहता है कि इतने बड़े घोटाले को, उसकी इनसाइड स्टोरी सभी लोग कर रहे हैं। जो लोग जनता के प्रति कमिटेड हैं, जिन लोगों का सोशल कमिटमेंट है, वो इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं कि कैसे पहले ईडी भेजी जाती है, पहले सीबीआई भेजी जाती है, पहले इनकम टैक्स का रेड पड़ता है, और उसके एक सप्ताह के भीतर, दूसरे दिन, 15 दिन के भीतर, 1 महीने के भीतर वह संस्थान, वह प्रतिष्ठान इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है, और उसके बाद वो उसके यहाँ कार्रवाई जो है सुस्त पड़ जाती है। तो ये जो है वो जो एक तरह से भारतीय वसूली पार्टी और उसके सरगना नरेंद्र मोदी जी, जो भारतीय वसूली पार्टी के सरगना है, वसूली सरगना, उनके खिलाफ आपको इन चीजों को, इस नैरेटिव को इसी रूप में लेकर के जाना पड़ेगा कि देखिए ये क्या कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस का पूरा जो उनका अकाउंट है उसको फ्रीज करके इनको पंगु बना देना चाहते हैं। हमने तो पहले भी कहा था कि कांग्रेस को अब इस मोड में आना चाहिए कि क्राउड फंडिंग के लिए कि हमको आप वोट भी दीजिए और चंदा भी दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, हम आपको समर्पित कर रहे हैं अपनी पार्टी, अपने उम्मीदवार। इस मोड में आपको आना पड़ेगा कि देखिए इस देश की जनता जो है इतनी महान और दिल वाली है कि वह कंगाली के दौर से गुजरते हुए लोगों पर भी जब वह रीझ जाती है तो उसका बेड़ा पार लगा देती है। और कांग्रेस अगर इस बात को लेकर के जाए कि हमको कैसे नेस्तनाबूद करने के लिए हमारा अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है, हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के कैसे जेल में डालने की योजनाएं बनाई जा रही है, चुनाव के दौरान भी ईडी भेजेंगे, इनकम टैक्स भेजेंगे और छापे पड़ेंगे, तो इसको लेकर के आपको हेड ऑन करने की जरूरत है। जो आप कह रहे हैं ना कि इस लोहा गर्म है चोट और वार कीजिए, तो लोहा गर्म है और हथौड़ा मारने का वक्त आ गया हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो मुंबई में जो रैली हुई है उसमें जो खासकर तेजस्वी को मैं रेखांकित करना चाहता हूं कि तेजस्वी ने जो बातें कही कि रोजगार का सवाल जो है, महंगाई का सवाल जो है, किसानों की आय दोगुनी करने का सवाल, इन तमाम चीजों पर ये घिरे हुए हैं। इनके पास अब कोई बच करके निकलने का रास्ता नहीं है, इनको रास्ता देने का समय भी नहीं है। आप अगर चाहेंगे, इंडिया अलायंस के लोग चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि इनको कहते हैं ना कि घेर करके मारना, तो ये अगर घेर लिए जाएंगे तो इनको भागने का रास्ता नहीं मिलने वाला है। और ये मुझे दिखाई दे रहा है साफ साफ कि जो पूरा जो परिदृश्य बन रहा है उसमें ये एस्केप करने के लिए इनके पास रास्ता नहीं है। ये कितना भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश करें, ये कितना भी नफरत और विभाजन के एजेंडे को आगे लेकर के आने की कोशिश करें। आप देखिए, जैसे मैंने गुजरात के अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी का उदाहरण दिया, मैं बताता हूं कि मैं जिस गांव का रहने वाला हूं, उस गांव में एक मंदिर है और वो बहुत पुराना मंदिर है और उस मंदिर के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा है। लेकिन वहां आज की तारीख में रोज सुबह सुबह वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, कैसे क्या क्या जितना नफरती जो नारे हैं बीजेपी आरएसएस के, वो लगवाए जा रहे हैं। तो धर्म स्थलों का कैसे इस्तेमाल ये कर रहे हैं, कैसे अपने लोगों को लगा करके धर्म स्थलों का, छोटे छोटे गांव तक कैसे नफरत का माहौल बना रहे हैं। तो ये जो कहा जा रहा है कि इनके नफरत के खिलाफ हमको उतरना पड़ेगा सड़क पर, हमको जनता के बीच, जैसे तेजस्वी ने कल कहा कि हम सबको अब जनता के बीच में खड़ा होकर के रहना है और जनता से अलग नहीं बल्कि जनता के बीच में जाकर के ही आपको जो कुछ कहना है आपको उनके बीच में कहना है। आप उनसे चंदा मांगिए, वोट मांगिए और इनसे देश को मुक्ति दिलाने का आह्वान कीजिए उनको। ये वक्त का तकाजा है। जी दिनेश जी। जी बिल्कुल।